जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके किसी भी अच्छी या बड़ी कंट्री में जाना होता है तो ट्रैवल हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि हम आपको दिखाना चाहते हैं हमारे पासपोर्ट के अंदर दोस्तों इतने सारे पेजेस आपको भरे हुए मिलेंगे कि हमने लगभग काफी कंट्रीज के देखिए वीजे ले रखे हैं। तो मैं बताना चाह रहा था दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जापान में 7 बार ट्रेवल कर रखा है। अगर आप भी जापान जाना चाहते हैं या जापान का वीजा आपने ले लिया है या लेने वाले हैं तो इमिग्रेशन के अंदर वहां पे क्या प्रोसेस होता है, क्या कठिनाइयां देखने को पड़ती है, क्या देखने को मिलती है, उन सभी चीजों के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जापान का 2 तरह से वीजा आप ले सकते हैं। एक तो स्टिकर वीजा आता है, एक आता है ई वीजा। ई वीजा अभी कुछ दिनों से इन्होंने स्टार्ट किया है। स्टिकर वीजा दोस्तों इस तरह से आपको दिया जाता है जिसमें कि पूरे पेज पर स्टिकर लगा करके कितने दिन का है, कितने दिन के लिए वैलिडिटी है, आपका नाम, पासपोर्ट डिटेल, सारी डिटेल उसमें आ जाने वाली है। VFS ग्लोबल नाम से एक कंपनी है, मीडिएटर है, वहां पर आपको जाकर के अप्लाई करना पड़ता है और अप्लाई करने के बाद में दोस्तों 10 से 15 दिन में आपका ये वीजा आ जाता है। जापान का वीजा कैसे लेना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में काफी सारी वीडियोस बना रखी है, उनको आप रेफर कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका वीजा आ जाएगा तो उसके बाद में दोस्तों वहां पे मेंशन किया जाएगा टाइम कि आपको 15 दिन का वीजा मिला है, सिंगल एंट्री मिली है, डबल एंट्री, मल्टीपल एंट्री मिली है। तो दोस्तों सिंगल एंट्री मिली है, इसका मतलब है कि जापान में आप एक बार ही जा सकते हैं और उसके अंदर 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए इतनी आपको वहां पे एंट्री दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 90 दिन की एंट्री उन्होंने दे दी है तो जब भी आप यहाँ से इंडिया से जाएंगे या किसी भी कंट्री से जाते हैं तो दोस्तों जब आप एयरपोर्ट पे एंटर कर लेंगे तो आपको पता होगा सबसे पहले जो करने वाला काम होता है वो आपको बोर्डिंग पास लेना होता है। जिस एयरलाइन से, सपोज करो एयर इंडिया से जा रहे हैं या जाल से जा रहे हैं आप, जापान एयरलाइन है, किसी भी तरह की एयरलाइन है आपकी, उनके पास में आपको वहां पे उनके काउंटर लगे होंगे कि काउंटर ABCDEFZ तक होते हैं। वहां पे जाकर के आपको उनके बोर्डिंग पास वाली लाइन में लगना पड़ेगा। जब आपकी फ्लाइट है, सपोज करो आपकी फ्लाइट 10 बजे है तो उससे 3 घंटे पहले या 2.5 घंटे पहले आपकी बोर्डिंग की स्टार्ट हो जाएगी। तो बोर्डिंग के लिए आपको उनका बोर्डिंग पास लेना पड़ता है। जो दोस्तों इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं वो आपकी शक्ल देख करके सिर्फ पासपोर्ट पे स्टैंप एग्जिट की लगाते हैं, डिपार्चर की लगाते हैं, उनका इतना ही काम माना जाता है। उससे पहले जो आप बोर्डिंग पास लेते हैं वो एज ए इमिग्रेशन ऑफिसर ही काम करते हैं। वो उनकी इच्छा होती है, अगर आपको उनको कोई डाउट होता है तो बोर्डिंग आपकी डिनाइड कर सकते हैं, आपको जाने से मना कर सकते हैं। तो जब भी आप बोर्डिंग पास वाली लाइन में लगेंगे आपको उनका ओरिजिनल पासपोर्ट देना पड़ेगा, टिकट आपको देनी पड़ेगी। कई बार आप टिकट अप्लाई करते समय, बुक करते समय अपना पासपोर्ट दे देते हैं तो वो पासपोर्ट नंबर से अपने आप वहां पर डेटा उठा लेते हैं। तो हो सकता है वो टिकट आपसे मांगे या ना मांगे। फिर आपसे पूछेंगे कि आपका वीजा दीजिए। तो वीजा दोस्तों अगर आपके पास स्टिकर वीजा है तो वो पासपोर्ट में बट ऑब्वियस सी बात है देख लेंगे। अगर आपके पास ई वीजा है तो उसका एक प्रिंट PDF निकलता है, वो आपको साथ में लेकर के जाना पड़ेगा और उनको दिखाना पड़ेगा। फिर वो सेटिस्फाई होने के बाद में आपको बोर्डिंग पास इशू कर देंगे। आपको पता होगा 7 किलो का एक तो आपके पास बैगेज होता है जो कि हाथ में अपने लेकर के जा सकते हैं और एक चेक इन बैगेज होता है जो कि 20 किलो, 30 किलो, 23 किलो इस तरह से होता है। तो वो वाला बैगेज आप वहां पे दे देंगे, 7 किलो वाला अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। जब आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा फिर आपको अपनी सिक्योरिटी करानी होती है। सिक्योरिटी करवाने के बाद में आपको दोस्तों वहां पे पता होगा लिक्विड वगैरह आप नहीं लेकर के जा सकते हैं। कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको अपने हाथ में या बैग में रखना पड़ेगा और उसके बाद में फाइनल जब आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास चले जाएंगे तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आपका जो भी वीजा होगा उसके सामने ये लिख देंगे कि ये बंदा डिपार्चर हो गया है। आप ये देख सकते हैं पासपोर्ट के अंदर यहाँ पे न्यू दिल्ली डिपार्चर लिखा आ जाएगा कि ये व्यक्ति यहाँ से जा चुका है, इंडिया को छोड़ चुका है। और वो कोशिश करते हैं कि आपका जो पासपोर्ट वाला एरिया है जहाँ पे आपका वीजा आया है उसके बराबर में ही लगा देते हैं। फिर आप बोर्डिंग पास में बैठ जाएंगे। बैठने के बाद में दोस्तों आपकी फ्लाइट जब पूरी होगी, जापान में जब आप लैंड करेंगे, बहुत सारे एयरपोर्ट होते हैं। टोक्यो के अंदर हनेडा या नरिता में अगर आप जाते हैं, जाने के बाद में जैसे आप नीचे उतरेंगे, कई बार नीचे उतरने से पहले ही दोस्तों आपको 2 तरह के फॉर्म दे दिए जाएंगे। एक कस्टम डिक्लेरेशन होता है जिसके अंदर से लगभग नो करके आपको साइन और आपके पासपोर्ट नंबर, नाम वगैरह डालना पड़ता है। एक फॉर्म होता है दोस्तों आपका अराइवल कार्ड होता है, मतलब ये कार्ड काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस कार्ड को भर करके आपको उस इमिग्रेशन ऑफिसर को देना होता है। अगर ये कार्ड आपको एयरलाइन वाले नहीं देते हैं, लगभग तो एयरलाइन वाले दे देते हैं आपको पहले से ही, जहाज के अंदर ही पेन भी दे देते हैं कि आप इसको भर लीजिए टाइम से ताकि वहां पे आपका टाइम ना लगे। अगर उन्होंने नहीं दिया है या आप नहीं भर पाए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इमिग्रेशन ऑफिसर के जब पास जाएंगे उससे पहले एक अलग अलग काउंटर लगे होंगे, वहां पे पेन रखा होगा, फॉर्म रखा होगा और आपकी हेल्प करने के लिए वहां पे कोई पर्सन भी खड़ा होगा। तो उस फॉर्म को आपको भर देना है। आपका नाम, कौन सी फ्लाइट से आए थे, एक इंपॉर्टेंट काम जो दोस्तों आपको वहां पे डालना है वो आपका इंटेंडेड एड्रेस डालना है और इंटेंडेड टाइम डालना है, कितने दिन के लिए आप रहने वाले हैं। मान लीजिए आपको वीजा 90 दिन का मिला है, आप वहां पे लिख देते हैं कि मुझे 3 दिन के लिए ही, 2 दिन के लिए ही जाना है और मुझे इस एड्रेस पर जाना है। किसी भी होटल का गूगल से उठा करके कोई भी एड्रेस आप डाल दें, वो कोई वेरीफाई आपका नहीं करते हैं। तो 3 दिन का आपने बोला और आप वहां पे जाकर के इमिग्रेशन वाले आपको बुला लेंगे, लाइन में जब लगेंगे आपकी बायोमेट्रिक कराएंगे, आपकी फोटो खींचेंगे। आपके पासपोर्ट में दोस्तों जब आप जाएंगे तो आपका वहां पे एंट्री लैंडिंग परमिशन आपको दे देंगे। तो आप ये देख सकते हैं 12 फरवरी से 27 फरवरी, मतलब 15 दिन का वीजा था तो 15 दिन की लैंडिंग एंट्री उन्होंने दे दी है। कई बार दोस्तों हमारे पास में ज्यादा वीजा था, बड़ा वीजा था तो उन्होंने 90 दिन की एंट्री दे दी है। तो 12 जनवरी से लेकर के 11 अप्रैल ये आप देख सकते हैं 90 दिन की एंट्री उन्होंने दे दी है। तो इस तरह से जितने
जितने दिन आपकी मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे रहती है उतने दिन का आपको वहां पे स्टिकर लगा करके दे देंगे और आपको वहां पे स्टिकर लगा के आपका पासपोर्ट वापस दे देंगे। थोड़ा सा बाहर और निकलेंगे तो आपको वहां पे आपका जो आपको पता होगा जो चेक इन बैगेज अगर आपने कोई 20 किलो का या कुछ बैग था वो आपको वहां पे घूमता हुआ दिखाई देगा, किस बेल्ट नंबर पर है वो आप उठाएंगे। फिर आपको लास्ट में जाकर के जो कस्टम का डिक्लेरेशन का फॉर्म था एक ऑफिसर को देना है। उस ऑफिसर को लगता है कि कुछ आपके बैग में चेक करने वाली चीज है तो बैग खुलवा करके पूछ सकते हैं, लेकिन जापान वाले काफी ईमानदार होते हैं, ज्यादा शक नहीं करते हैं, तो आपको सीधा ही जाने दिया जाएगा। जैसे ही अगले गेट पर जाएंगे आप एग्जिट कर चुके हैं, आपको बस लेनी है, ट्रेन लेनी है, आपको इंटरनेट वहां पे फ्री मिलेगा। तो काफी सारी चीजें आपको दोस्तों बाहर जाकर के एक्सप्लोर करनी है। हम 7 बार जाकर के आ चुके हैं। किसी भी तरह की आपको जापान वीजा से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई आइटनरी, कवर लेटर, अपॉइंटमेंट या अपने पास ये अपने अप्लाई करवाना हो वीजा तो भी हम काफी खुश होंगे आपकी हेल्प करके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।